दोस्तों, आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है। आज की कहानी पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। आज बात किसी छोटी मोटी बयानबाजी की नहीं होने जा रही है, बल्कि उस धमाके की जो अमेरिका में हुआ और जिसकी गूंज सीधे भारत तक सुनाई दी। ऐसा बयान जिसे सुनकर किसी भी सरकार की नींद उड़ जाए, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों की रिपोर्ट हाथों में कांपने लगे और आम लोगों की जुबान पर एक ही सवाल घूमता रहे कि आखिर दुनिया बदल कहां रही है। यह कहानी है चेतावनी की, दांव की और उस शब्द की जिसे पत्थर की तरह उछाल दिया गया और जिसने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि पूरी आर्थिक दुनिया में हलचल मचा दी। यह कहानी है अमेरिका की, भारत की और उस खेल की जो कहीं पर्दे के पीछे खेला गया और कहीं टीवी कैमरों के सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर अमेरिका से आई और इस बार जो आया वो कोई आम बयान नहीं था। आमतौर पर दुनिया के बड़े नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार कहानी वहां तक नहीं रुकी। इस बार बात सीधे धमकी तक पहुंच गई। ऐसी धमकी जिसने पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों को ब्रेकिंग न्यूज चलाने पर मजबूर कर दिया। बयान ऐसा कि पहली बार सुनकर यकीन नहीं होता, दूसरी बार सुनकर गुस्सा आता है और तीसरी बार सोचने पर डर लगता है कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। कहा गया कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे 7 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, दुनिया का एक बड़ा देश, एक संप्रभु राष्ट्र जिस पर खुलेआम ऐसी लाइन बोली जा रही है। सवाल उठता है कि यह सिर्फ जुबान की फिसलन थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई थी। क्योंकि दोस्तों, वैश्विक राजनीति में कोई भी शब्द यूं ही नहीं बोला जाता। हर शब्द के पीछे एक सोच होती है, एक दबाव होता है और एक मकसद होता है। अब यहां से कहानी थोड़ा गहरी होती है। सवाल यह नहीं है कि 7 दिन में खत्म करने का मतलब क्या था। असली सवाल यह है कि अमेरिका इतना भड़का हुआ क्यों था। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में बेचैनी फैल गई। अचानक भारत अमेरिका के लिए असहज हो गया। इसका जवाब हमें बंदूक, मिसाइल और टैंक में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा पैसों में, करेंसी में और उस सिस्टम में जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। दोस्तों, आज की दुनिया में असली जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती। असली जंग लड़ी जाती है पैसों से, करेंसी से, ट्रेड से। और इसी जंग में भारत ने वह चाल चली जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलेगा, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। जब पूरी पश्चिमी दुनिया नाराज थी, जब दबाव बनाया जा रहा था, जब धमकियां दी जा रही थीं, तब भारत ने साफ कहा कि वो अपने देश के हित में फैसले करेगा। तेल कोई राजनीति नहीं है, तेल देश की जरूरत है। और यहीं से अमेरिका को पहली बड़ी चोट लगी, क्योंकि तेल का खेल सिर्फ तेल का नहीं होता, तेल का खेल डॉलर का होता है। दुनिया जानती है कि दशकों से तेल का व्यापार डॉलर में होता आया है। यही डॉलर की ताकत है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। लेकिन भारत ने धीरे धीरे इस सिस्टम में सेंध लगानी शुरू कर दी। तेल का भुगतान स्थानीय करेंसी में होने लगा, कहीं रुपए में, कहीं दहम में, कहीं दूसरे तरीकों से, और पहली बार डॉलर की नींव हिलने लगी। यह छोटी सी बात नहीं थी, यह अमेरिका की आर्थिक नस पर चोट थी। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। इसके बाद आया ब्रिक्स का खेल। भारत ने ब्रिक्स को सिर्फ एक संगठन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक विकल्प की तरह आगे बढ़ाया। नए देशों को जोड़ा गया। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र जैसे देश इस ग्रुप में आने लगे। धीरे धीरे ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी। आंकड़े आने लगे कि ब्रिक्स की कुल जीडीपी पश्चिमी देशों को टक्कर देने लगी है। और यही वह मोड़ था जहां अमेरिका को समझ आ गया कि यह सिर्फ चीन का खेल नहीं है, इस बार खेल में भारत भी है। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत चीन के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन डॉलर सिस्टम के साथ रहेगा। लेकिन भारत ने दोनों तरफ बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। भारत के पास मार्केट है, जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, खुद के फैसले लेने की हिम्मत है। अब यहां से कहानी सप्लाई चेन तक पहुंचती है। अमेरिका चाहता था कि चीन से निकलने वाली सप्लाई चेन भारत आए, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। भारत को कहा गया कि रूस से दूरी बनाओ, ब्रिक्स को स्लो करो, डॉलर सिस्टम से बाहर मत जाओ। लेकिन भारत ने बहुत शांत तरीके से जवाब दिया कि दोस्ती सबके साथ है, लेकिन फैसले हमारे होंगे। और यही जवाब अमेरिका के गले से नहीं उतरा। दोस्तों, अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार जंग नहीं है, उसका सबसे खतरनाक हथियार है टैरिफ, भारी टैक्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ने का तरीका, और इसी हथियार की धमकी दी गई। कहा गया कि भारत से आने वाले सामान पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। सोचिए इसका मतलब क्या होता। भारत का एक्सपोर्ट, उद्योग, रोजगार सब पर सीधा असर पड़ता। लेकिन भारत डरा नहीं। यहीं से मीडिया में सवाल उठे, बहस शुरू हुई और एक सवाल ने पूरी आग में घी डाल दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर भारत नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, और वही लाइन सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, 7 दिन में खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यह लाइन युद्ध की नहीं थी, यह लाइन थी आर्थिक युद्ध की। 7 दिन में टैरिफ, सैंक्शन, फाइनेंशियल प्रेशर और ट्रेड रोकने की धमकी। लेकिन भारत कोई ईरान नहीं है, कोई छोटा देश नहीं है। भारत ने खेल उल्टा कर दिया। तेल खरीद जारी रखी, ब्रिक्स को और मजबूत किया, डॉलर के विकल्प तलाशे, और अब भारत एक नए ब्लॉक की नींव रख रहा है। ऐसा ब्लॉक जिसमें न अमेरिका हावी होगा और न चीन। और यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ धमकी या बयान तक सीमित नहीं रहती। अब खेल उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां फैसले कागजों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में लिए जाते हैं। भारत ने जो चाल चली वो एकदम शोर मचाकर नहीं चली गई, बल्कि इतनी शांति से चली गई कि दुनिया को समझ ही नहीं आया कि जमीन कब खिसक गई। भारत ने पहली बार यह तय किया कि वह सिर्फ किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर अपना रास्ता बनाएगा।
दोस्तों, भारत ने धीरे धीरे एक नई सप्लाई चेन की नींव रखनी शुरू कर दी। ऐसी सप्लाई चेन जिसमें ना अमेरिका का दबाव होगा और ना चीन की मनमानी। यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों के साथ बैकग्राउंड में समझौते होने लगे। यह समझौते कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन इनके असर आने वाले सालों में पूरी दुनिया महसूस करेगी। भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का बड़ा हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। यहीं से अमेरिका की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत ने खुद का सिस्टम खड़ा कर लिया तो फिर किसी भी देश को कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। डॉलर की पकड़ कमजोर होगी, टैरिफ का डर काम नहीं करेगा, और यही वजह है कि धमकी की भाषा तेज होती गई। बयान तीखे होते गए, लेकिन भारत ने हर बार जवाब शब्दों से नहीं करे बल्कि फैसलों से दिया। भारत ने सेमीकंडक्टर में कदम बढ़ाया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाई। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि बनाने वाला देश बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर काम तेज हुआ। यह सारी चीजें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं, और उस तस्वीर में भारत अब किसी के पीछे खड़ा नहीं दिखता बल्कि बराबरी की लाइन में खड़ा नजर आता है। दोस्तों, अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि अब तक जो देश अमेरिका से आगे बढ़ते थे या तो वे छोटे थे या फिर अंदर से कमजोर। लेकिन भारत का मामला अलग है। भारत के पास बाजार भी है, जनसंख्या भी है, लोकतंत्र भी है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के साथ रिश्ते निभाने की काबिलियत भी है। यही वजह है कि भारत पर दबाव बनाना उतना आसान नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पर्दे के पीछे चल रही हर चाल धीरे धीरे आकार लेने लगती है, और दुनिया को एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ एक देश और दूसरे देश के बीच का तनाव नहीं, बल्कि एक पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन की शुरुआत है। क्योंकि जिस क्षण अमेरिका ने खुली धमकी की भाषा अपनाई, उसी क्षण भारत ने भी भीतर ही भीतर यह तय कर लिया कि अब प्रतिक्रियाएं बयानों से नहीं बल्कि सिस्टम बदलने वाले फैसलों से दी जाएंगी। इसी दौर में दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर मुंबई के वित्तीय गलियारों तक लगातार बैठकें होने लगीं, जिनमें यह आकलन किया गया कि अगर अमेरिका वास्तव में आर्थिक दबाव को हथियार बनाता है तो भारत को किन किन मोर्चों पर पहले से तैयारी रखनी होगी। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के बीच तालमेल बढ़ाया गया। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया गया, और यह निष्कर्ष सामने आया कि भारत पहली बार ऐसी स्थिति में है जहां वह किसी भी बड़े आर्थिक झटके को झेलने की क्षमता रखता है। यही आत्मविश्वास भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसी बीच भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी भाषा और स्पष्ट करनी शुरू कर दी। G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भारत ने यह संकेत देना शुरू किया कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से बाहर निकल चुकी है, और नए बहुध्रुवीय युग में किसी एक देश की मर्जी से नियम नहीं चल सकते। यह बात अमेरिका को सीधे तौर पर चुभ रही थी, क्योंकि दशकों से वह खुद को नियम तय करने वाला देश मानता आया था। लेकिन भारत का यह बदला हुआ रुख अचानक नहीं था, बल्कि पिछले 10 सालों में धीरे धीरे तैयार किया गया एक रोड मैप था। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों को अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार के तौर पर देखा जाने लगा। भारत ने यह समझ लिया था कि असली आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी भी होती है, और इसी सोच के तहत भारत ने अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। फार्मा सेक्टर में जहां भारत पहले से ही दुनिया की फार्मेसी कहलाता था, वहीं अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस प्रोडक्शन में भी वह तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा था। अमेरिका के लिए यह एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसले लेने लगे। इसी दौरान अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत के भीतर भी खलबली मच गई। बड़ी अमेरिकी कंपनियां जो भारत के बाजार पर निर्भर थीं, उन्होंने अपने लॉबिस्ट्स के जरिए वॉशिंगटन पर दबाव बनाना शुरू किया कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना एक आर्थिक आत्मघाती कदम होगा। लेकिन ट्रंप की राजनीति हमेशा घरेलू संदेशों पर आधारित रही है, और उनके लिए यह दिखाना जरूरी था कि वह अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर रहे। यहीं से बयानबाजी और आक्रामक होने लगी। लेकिन भारत ने हर बयान के बाद एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की रणनीति को कमजोर किया। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों से भी नए दीर्घकालिक समझौते किए, जिससे यह साफ हो गया कि भारत किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहने वाला। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की, जहां विकासशील देशों को निवेश, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई गई। यह वही मॉडल था जो कभी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपनाया था, लेकिन अब वही खेल भारत अपने अंदाज में खेल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था, और वह था सूचना युद्ध। सोशल मीडिया, थिंक टैंक्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें शुरू हो गईं। कभी मानवाधिकार का मुद्दा उठाया गया तो कभी प्रेस की आजादी का, लेकिन भारत ने इस बार रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय तथ्यों और कूटनीति के जरिए जवाब देना शुरू किया। विदेशों में भारतीय दूतावासों को सक्रिय किया गया, प्रवासी भारतीयों की भूमिका को और मजबूत किया गया, और यह दिखाया गया कि भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। इस आत्मविश्वास का असर यह हुआ कि कई देश जो पहले चुप रहते थे, अब खुलकर भारत के पक्ष में बोलने लगे। खासकर वे देश जो खुद कभी पश्चिमी दबाव का शिकार रहे थे, उन्हें भारत की स्थिति में अपनी कहानी दिखाई देने लगी। इसी बीच भारत के भीतर भी एक बड़ा बदलाव देखा गया। जनता के बीच यह समझ बनने लगी कि यह संघर्ष सिर्फ सरकार बनाम सरकार का नहीं बल्कि देश की दिशा और दशा से जुड़ा हुआ है। उद्योगपति, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगे। निवेश बढ़ा, नए इनोवेशन हब्स बने और भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। यह वही समय था जब भारत ने चुपचाप यह दिखा दिया कि वह धमकियों से नहीं बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से चलता है। अमेरिका की 7 दिन वाली धमकी भले ही सुर्खियों में रही हो, लेकिन भारत ने उसे अपने फैसलों से अप्रासंगिक बना दिया।
क्योंकि कोई भी देश जो अपनी सप्लाई चेन, अपनी करेंसी, अपनी तकनीक और अपनी कूटनीति को मजबूत कर रहा हो, उसे 7 दिन में खत्म करने की कल्पना भी एक राजनीतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं होती। और यही वह बिंदु था जहां दुनिया ने समझना शुरू किया कि यह कहानी सिर्फ डराने की नहीं बल्कि बदलते संतुलन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि एजेंडा तय करने वाला खिलाड़ी बनता जा रहा है। और यही शुरुआत थी उस लंबी श्रृंखला की, जिसके अगले हिस्से में यह साफ होने वाला था कि जब दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो भारत किस तरह अपनी चाल चलता है और कैसे यह संघर्ष सिर्फ एक टकराव न रहकर एक नए वैश्विक अध्याय की नींव बन जाता है। कहानी के दूसरे भाग में हालात और ज्यादा गहरे, जटिल और निर्णायक होते चले जाते हैं, क्योंकि जिस क्षण दुनिया ने यह मानना शुरू किया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, उसी क्षण पर्दे के पीछे चल रही ताकतों ने अपने दांव और तेज कर दिए। अमेरिका के भीतर सत्ता के गलियारों में यह चर्चा खुलकर होने लगी कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है, लेकिन उसे खुली छूट देना भी अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ होगा। इसी दुविधा ने वॉशिंगटन की रणनीति को अस्थिर बना दिया। एक तरफ पेंटागन भारत को इंडो पैसिफिक में सबसे मजबूत साझेदार मान रहा था, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का एक धड़ा भारत की बढ़ती स्वतंत्रता को चुनौती के रूप में देख रहा था। इसी टकराव का असर नीतियों में दिखने लगा। कभी दोस्ती के बयान आते तो कभी धमकी भरे संकेत, लेकिन भारत ने इस बार इन विरोधाभासों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अमेरिका की आंतरिक उलझन के रूप में पढ़ा। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने यह समझ लिया था कि जब सामने वाला खुद तय नहीं कर पा रहा कि वह क्या चाहता है, तब सबसे सही चाल होती है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, और यही भारत ने किया। इसी दौरान भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक स्तर पर मजबूत करना शुरू किया। नए व्यापार गलियारों की योजना बनी, बंदरगाहों, रेलवे और डिजिटल नेटवर्क में निवेश के समझौते हुए, और भारत ने खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जो न तो शोषण करता है और न ही शर्तों में जकड़ता है। यह मॉडल धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि कई देशों ने पश्चिमी कर्ज और शर्तों का दर्द झेला था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मीडिया और थिंक टैंक्स में भारत को लेकर नैरेटिव और आक्रामक होता चला गया। कभी कहा गया कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक रहा है, तो कभी यह संकेत दिया गया कि भारत की आर्थिक प्रगति सिर्फ आंकड़ों का खेल है। लेकिन इस बार भारत ने इन आरोपों को नजरअंदाज करने के बजाय एक नई रणनीति अपनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्वतंत्र एजेंसियों के विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किए गए, और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वही देश खुद गंभीर आंतरिक संकटों से जूझ रहे हैं। महंगाई, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता अमेरिका और यूरोप दोनों में बढ़ रही थी, और इसी तुलना ने भारत की स्थिति को और मजबूत बना दिया। इस बीच भारत के भीतर भी बड़े बदलाव तेजी से हो रहे थे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता अब कागजों से निकलकर जमीन पर दिखने लगी। स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों ने दुनिया का ध्यान खींचा। कई देशों ने भारत से रक्षा सौदों में रुचि दिखानी शुरू की, जो पहले सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। यह एक बड़ा संकेत था कि शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका को यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि दशकों से हथियारों की बिक्री उसके प्रभाव का सबसे बड़ा साधन रही है। लेकिन जब भारत खुद निर्माता और निर्यातक बनने लगा, तो यह हथियार भी कुंद होता चला गया। इसी समय वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी उथल पुथल तेज हो गई। तेल और गैस की कीमतों को लेकर राजनीति और युद्ध जैसे हालात बनने लगे, लेकिन भारत ने यहां भी चुपचाप अपनी तैयारी दिखाई। दीर्घकालिक अनुबंध, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और घरेलू उत्पादन पर जोर देकर भारत ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी बाहरी दबाव से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की क्षमता रखता है। यह सब देखकर अमेरिका की 7 दिन वाली धमकी अब एक खोखले नारे की तरह लगने लगी थी, क्योंकि दुनिया समझने लगी थी कि किसी देश को तोड़ने के लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि वास्तविक पकड़ चाहिए होती है, और वह पकड़ भारत पर कमजोर पड़ चुकी थी। इसी बीच एक और अहम मोर्चा खुला, जो था तकनीक और डेटा का। भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए बड़े फैसले लिए। डेटा लोकलाइजेशन, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर फैलाने की योजना बनाई गई। इससे न सिर्फ भारत की संप्रभुता मजबूत हुई, बल्कि कई विकासशील देशों को भी एक ऐसा मॉडल मिला जो पश्चिमी टेक दिग्गजों पर निर्भर नहीं था। यह बदलाव धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेने लगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या नहीं बल्कि उसका धैर्य और दीर्घकालिक सोच थी। इसी धैर्य का असर यह हुआ कि जहां अमेरिका तत्काल परिणाम चाहता था, वहीं भारत समय को अपना सहयोगी बना रहा था। हर दिन के साथ भारत की स्थिति मजबूत और विरोधियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वैश्विक मंचों पर अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या करेगा, बल्कि यह था कि दुनिया भारत के साथ कैसे चलेगी। यही वह मोड़ था जहां कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि दबाव, साजिशें और बयानबाजी अब अपने चरम की ओर बढ़ रहे थे, और यह तय होने लगा था कि अगला कदम सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला फैसला होगा। एक ऐसा फैसला जो यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में शक्ति का केंद्र कहां होगा, और कौन सिर्फ आदेश देने वाला नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला बनेगा। कहानी के तीसरे भाग में घटनाएं उस बिंदु पर पहुंच जाती हैं जहां अब कोई भी पक्ष सिर्फ अनुमान या बयानबाजी के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दूसरे भाग के बाद पूरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि भारत के साथ टकराव अब केवल कूटनीतिक असहमति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। और इसी एहसास ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल मचा दी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक हर बैठक के गलियारों में भारत का नाम सिर्फ एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जाने लगा। वहीं अमेरिका के भीतर हालात और उलझते चले गए, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान 2 स्पष्ट खेमों में बंट चुका था। एक खेमा यह मानने को तैयार था कि भारत के साथ सहयोग के बिना अमेरिका का भविष्य कमजोर होगा, जबकि दूसरा खेमा यह सोच रहा था कि यदि अभी भारत को रोका नहीं गया तो आने वाले 10 वर्षों में अमेरिका की वैश्विक पकड़ सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी।
इसी आंतरिक संघर्ष के कारण अमेरिका की नीतियां और ज्यादा आक्रामक लेकिन असंगठित होती चली गईं। कभी व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी जाती तो कभी मानवाधिकारों का मुद्दा उछाला जाता। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब दुनिया इन आरोपों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि भारत ने पिछले वर्षों में जो विश्वसनीयता बनाई थी उसने उसे नैतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर मजबूत कर दिया था। इसी दौरान भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने खेल की दिशा ही बदल दी। भारत ने विकासशील देशों के लिए एक बहुपक्षीय आर्थिक और तकनीकी मंच की घोषणा की, जो न तो पश्चिमी प्रभुत्व पर आधारित था और न ही किसी एक देश की शर्तों पर। यह मंच धीरे धीरे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई देशों को जोड़ने लगा और इसमें मुद्रा विनिमय, तकनीकी सहयोग, रक्षा प्रशिक्षण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ठोस योजनाएं शामिल थीं। इस पहल ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई देश खुले तौर पर एक समानांतर वैश्विक ढांचा खड़ा कर रहा था, और वह भी बिना टकराव की भाषा के। भारत की यही शांत लेकिन दृढ़ नीति उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। इस बीच वैश्विक मीडिया में भी धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही चैनल और अखबार जो पहले भारत को संदेह की नजर से देखते थे, अब मजबूरन यह स्वीकार करने लगे कि भारत को अलग थलग करना संभव नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके साथ चलना ही एकमात्र रास्ता है। इसी समय अमेरिका ने एक और बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर भारत पर तकनीकी और रक्षा आपूर्ति को सीमित करने की योजना बनाई। लेकिन यह योजना कागजों से आगे बढ़ने से पहले ही कमजोर पड़ गई, क्योंकि भारत अब कई महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भर हो चुका था और कई देशों ने खुलकर यह कह दिया कि वे भारत के साथ अपने संबंध किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं तोड़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि दशकों बाद किसी वैश्विक शक्ति को खुले मंच पर यह संदेश मिला था कि उसका प्रभाव सीमित हो चुका है। इसी बीच भारत के भीतर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक गहरी परिपक्वता दिखाई देने लगी। जहां पहले बाहरी दबावों पर आंतरिक बहसें तीखी हो जाया करती थीं, अब एक व्यापक सहमति बन चुकी थी कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि ही है। जहां पहले बाहरी दबावों पर आंतरिक बहसें तीखी हो जाया करती थीं, अब एक व्यापक सहमति बन चुकी थी कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और दुनिया के साथ संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। इस एकजुटता ने भारत की बातचीत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। उधर अमेरिका की 7 दिन वाली धमकी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुटकुलों का हिस्सा बनने लगी थी, क्योंकि समय बीत चुका था और न तो भारत टूटा था और न ही झुका, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वह और ज्यादा संगठित और प्रभावशाली होता चला गया। इसी दौर में वैश्विक ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन से जुड़े संकटों ने भी दुनिया को झकझोर दिया। लेकिन भारत ने इन संकटों को अवसर में बदलते हुए न केवल अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि कई देशों को राहत देकर एक जिम्मेदार शक्ति की छवि और मजबूत कर ली। यह वही क्षण था जब कई राष्ट्रों ने खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि भविष्य का नेतृत्व सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि स्थिरता, भरोसे और सहयोग से तय होगा। और इस कसौटी पर भारत कहीं आगे निकल चुका था। तीसरे भाग के अंत तक हालात ऐसे बन चुके थे कि अमेरिका अब भारत को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि उससे बातचीत कर अपने लिए जगह बचाने की कोशिश में दिखने लगा था। लेकिन यह बातचीत भी अब बराबरी के स्तर पर होनी थी, क्योंकि भारत साफ कर चुका था कि वह किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या एकतरफा शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। यही वह निर्णायक मोड़ था जहां कहानी सिर्फ 2 देशों की नहीं रह जाती, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की कहानी बन जाती है। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि शक्ति का केंद्र खिसक रहा है और जो देश समय, धैर्य और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ेगा वही इतिहास की दिशा तय करेगा। और इस नए अध्याय में भारत सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि कहानी का केंद्र बन चुका था। चौथे भाग में कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां अब पर्दे के पीछे चल रही चालें धीरे धीरे सतह पर आने लगती हैं और दुनिया को यह एहसास होने लगता है कि बीते महीनों में जो कुछ भी हुआ वह अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों से तैयार की जा रही एक ऐसी शतरंज की बिसात थी जिसमें हर मोहरे की चाल पहले से तय थी। तीसरे भाग के अंत तक अमेरिका यह समझ चुका था कि भारत को धमकी देकर, दबाव बनाकर या अलग थलग करके कमजोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वॉशिंगटन के भीतर एक आखिरी कोशिश की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यह कोशिश खुली जंग या सीधे प्रतिबंधों की नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव की थी। अमेरिका के थिंक टैंक और रणनीतिक सलाहकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर भारत को वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका से रोका नहीं गया तो आने वाले दशक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। इसी सोच के तहत एक नई रणनीति बनाई गई, जिसमें मीडिया नैरेटिव, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और निवेश के संकेत एक साथ इस्तेमाल किए जाने थे, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया था कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो बाहरी शोर से घबरा जाए। भारत ने बहुत ही शांत लेकिन निर्णायक तरीके से इस चुनौती का सामना करने की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार, बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल भुगतान नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों की घोषणा बड़े मंचों से नहीं की गई, बल्कि धीरे धीरे लागू किया गया ताकि बाजार में घबराहट न फैले। इसी दौरान भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते तेज कर दिए, जिनमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्राथमिकता दी गई। यह एक ऐसा कदम था जिसने डॉलर पर निर्भरता को और कम कर दिया और अमेरिका